151 नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, सेक्सुअल जेलसी इज अ थीम इन शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले की जो थीम दिखाई जाती है वो सेक्सुअल जेलसी दिखाई जाती है? तो वो प्ले होता है हमारा ओथेलो। ओथेलो प्ले की थीम जो है वो सेक्सुअल जेलसी है। अगला इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। ओथेलो जिसका अनादर टाइटल दोस्तों द मूरा बेनिस है। ये एक ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसको 1603 से 1604 के बीच में लिखा गया है। और ये जो कहानी है वो आधारित है अन कैपिटानो मोरो पर आधारित है, जिसका मतलब होता है मोरिस कैप्टन, बाई सिंथियाओ, अ डिसाइपल ऑफ बोकैसियो, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1565। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलियम शेक्सपियर जूलियस सीजर। विलियम शेक्सपियर के यहाँ पर 3 प्लेज के नाम दे रखे हैं। पहला नाम है जूलियस सीजर, दूसरा नाम है एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा और तीसरा नाम है कोरियोलेनस। ये तीनों प्ले जो हैं वो आधारित हैं तो प्लूटार्क्स लाइफ पर आधारित हैं, और इन तीनों प्ले को जो है रखा गया है वो रोमन कैटेगरी के में रखा गया है। तो ज़रा समझ लीजिएगा यहाँ पर प्लूटार्क्स लाइफ, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जरा समझो, विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लोपेट्रा, कोरियोलेनस आर बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइफ और इट इज़ आल्सो नोन एज रोमन प्ले। इनको रोमन प्ले की कैटेगरी में भी रखा जाता है। 153 नंबर पे अगर हम बात करें, दी वर्ड इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाई, ये किसके द्वारा कहे गए हैं? ये मैकबेथ के द्वारा दोस्तों ये शब्द कहे गए हैं। मैकबेथ के द्वारा एक्ट 1 और सीन 7 में इन शब्दों को कहा गया है। इन शब्दों का मतलब समझो दोस्तों क्या है कि अगर ये तब किया जाता जब ये किया जाता तो अच्छा होता कि इसे जल्दी किया जाता। अब इस सॉलिलोकी का ये तो हमने हिंदी ट्रांसलेशन, अब इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? ये जो सॉलिलोकी है, इस सॉलिलोकी में मैकबेथ राजा डंकन की हत्या करने और सिंहासन पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर वह राजा को मारने जा रहा है तो वह उसे जल्दी मार दे, यानी कि इस काम को उसे जल्दी करना चाहिए। अगर मैं राजा को मारने जा रहा हूँ तो सबसे अच्छा होगा कि मैं इसे जल्दी से जल्दी कर दूँ, यानी कि जल्दी से जल्दी राजा की हत्या कर दूँ और उसका राज्य मैं हड़प लूँ। ठीक है, ये था इसका मतलब। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन। कौन से विलियम शेक्सपियर के प्ले में ये लाइन रखी गई है? देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पारो। तो देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पारो, इसमें क्या होता है? एक गौरैया के गिरने में एक विशेष प्रोविडेंस होता है, जिसका अर्थ है कि ये है, अर्थ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ होना तय है तो वह होकर रहेगा, अगर अभी नहीं तो बाद में ज़रूर होगा, होगा ज़रूर। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। ये किसके द्वारा दोस्तों बोला गया है? ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा? हैमलेट के द्वारा। हैमलेट क्या है? एक ट्रेजेडी है, 5 एक्ट में इसको लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। 1599 से 1601 के बीच में इसको लिखा गया था और क्वार्टो फॉर्म में इसको 1603 में पब्लिश किया गया दोस्तों। अगला देखो क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर सोनेट। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो क्या हैं? आर डेडिकेटेड। विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट हैं वो डेडिकेट किए गए हैं टू एन अननोन मिस्टर WH। जो अननोन मिस्टर WH थे, हेनरी रॉयल्सले या विलियम हार्वर्ड। तो जो विलियम हार्वर्ड के लिए इन्होंने डेडिकेट किए थे 1 से लेकर के 126 सोनेट तक। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। और बाकी डार्क लेडी को। ठीक है, बाकी कौन सा? डार्क लेडी के लिए। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। अब क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस क्या होती है दोस्तों? तो क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस हम उसको कहते हैं जिसमें एक लड़का लड़की बन जाए या लड़की लड़के का रूप धारण कर ले, उसके जैसे कपड़े पहन ले। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस का यूज नहीं किया गया? तो जूलियस सीजर में इस ड्रेस का यूज नहीं किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 157 पे, हु अमंग द फॉलोइंग गिव अ
हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। किंग लियर को विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो किंग लियर लिखी गई है उसका हैप्पी एंडिंग नहीं है, वो तो ट्रेजेडी है। लेकिन ऐसे कौन से राइटर थे जिन्होंने किंग लियर को लिखा और उसका हैप्पी एंडिंग किया था? तो नॉहम टेट थे। कौन थे? नॉहम टेट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नॉहम टेट इन द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, जो कि 1681 में इनकी आई थी, अल्टर्ड द एंडिंग ऑफ ओरिजिनल, जो ओरिजिनल किंग लियर थी उसका एंड इन्होंने क्या करा था? बदल दिया था। ठीक है, ओरिजिनल किंग लियर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? शेक्सपियर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव द रीजन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स। अब क्या है? पहला असर्शन दे रखा है, दूसरा रीजन दे रखा है। ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना, ओथेलो ने डेस्डेमोना को मार दिया। ओके, दूसरा बिकॉज डेस्डेमोना कमिटेड इनफाइडेलिटी, तो ये असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत दे रखा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सी ऑप्शन आपको दिखेगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर फेमस इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर, इनमें से कौन सा वुमेन राइटर थी जिन्होंने इमेजिन किया था द प्लाइट, स्थिति पर ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर? तो वो थी हमारी वर्जीनिया वुल्फ। कौन थी? वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंटेड अ कैरेक्टर जुडिथ एज शेक्सपियर सिस्टर इन हर एसे अ रूम ऑफ वंस ओन, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा एक निबंध लिखा गया था जिसका नाम था अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ने विलियम शेक्सपियर की सिस्टर को इमेजिन किया था, इन्वेंट किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था जुडिथ। ठीक है, और ये जो एसे था वर्जीनिया वुल्फ का, वो कब पब्लिश हुआ था? 1929 को दोस्तों। 160 नंबर पे हमारा क्वेश्चन कौन सा है? बोले कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड। कीप अप का मतलब होता है रखना, योर ब्राइट स्वॉर्ड, अपनी चमकदार तलवारों को संभाल करके रखो। यहाँ पे फॉर लगा है, एज अ कंजक्शन काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसका मतलब क्योंकि होगा, क्योंकि जो ड्यू होती है ओस की बूंदें बिल रस्ट देम, उनमें जंग लगा देंगी। मतलब ये हुआ कि अपनी चमकदार तलवारें संभाल करके रखो, नहीं तो ओस की बूंदें इन तलवारों में जंग लगा देंगी। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। वो ये कहना चाह रहे हैं ओथेलो कि आपके पास जो चमकदार तलवारें हैं उनको अपनी म्यान के अंदर रख लो, क्योंकि तलवार कहाँ रखी जाती है? म्यान में। अगर आप म्यान के बाहर इन तलवारों को निकाल करके रखोगे तो इनमें जंग लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो समझाना चाह रहा है। कौन? ओथेलो। अच्छा, ये जो लाइनें हैं ओथेलो किसको एड्रेस करते हुए बोलता है? तो यहाँ पर किसके लिए? बी ऑप्शन, ब्रेवेंशियो, रोड्रिगो और वहाँ के जितने ऑफिसर्स हैं उनको एड्रेस करते हुए ओथेलो बोलता है। और कौन से एक्ट में दोस्तों बोलता है? एक्ट 1 और सीन 2 में बोलता है। ओथेलो कौन है? ये हीरो ऑफ दी प्ले दिखाया जाता है। ठीक है, अगला 161 नंबर पे क्या है? इन किंग लियर, किंग लियर प्ले में हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक, इनमें से कौन? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूँ। ये नीचे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन बोलता है द वॉइस ऑफ पुअर टॉम? तो इनमें से एडगर के द्वारा ये बोला जाता है। किसके द्वारा? एडगर के द्वारा दोस्तों। किंग लियर प्ले में वॉइस ऑफ पुअर टॉम इज स्पोकन बाई, किसके द्वारा? एडगर के द्वारा बोला गया है। किंग लियर क्या है? एक ट्रेजेडी है, 5 एक्ट में इसको लिखा गया है, 1605 से 1606 के बीच में इसको लिखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखो बड़ा प्यारा सा है। सर जॉन फॉल्स्टॉप जो हैं इज अ कैरेक्टर इन, ये कौन कौन से विलियम शेक्सपियर के प्ले में कैरेक्टर हैं? तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही हैं, वैसे ये 3 में दिखाए जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है? एक ऑप्शन आपको दे रखा है हेनरी 4 पार्ट 1, तो इसमें भी ये कैरेक्टर हैं, और दूसरा बी पार्ट में दे रखा है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, तो इसमें इन दोनों प्लेज में ये कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, इसमें ए और बी है। ठीक है, तो फॉल्स्टॉप है कौन? एक कॉमिक कैरेक्टर है जो कि एपियर होता है शेक्सपियर के हेनरी 4 पार्ट 1 में, और हेनरी 4 पार्ट 1 कब आई थी? 1597 में। इन और किस में नज़र आता है? द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, जो कि 1602 में आई है। तो ये दोनों में
ये सर जॉन फाल्स्टाफ नाम के कैरेक्टर नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेज वाज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। जो विंटर्स टेल प्ले है इसका सोर्स कौन सा है, तो अल्सेस्टिस है। कौन सा है, अल्सेस्टिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन सा ग्रीक नाटक जो है वो विंटर्स टेल का सोर्स रहा है, अल्सेस्टिस। अब जरा समझ लो, यहाँ पे कहा गया है दी सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स विंटर्स टेल का जो सोर्स है वो कौन है, एंसेंट ग्रीक ट्रेजेडी है यूरिपाइड्स बाय यूरिपाइड के द्वारा लिखी गई अल्सेस्टिस। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 164 नंबर पे, इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन द राइट टू अ थेटिकल स्क्रिप्ट। शेक्सपियर के समय में नाटक पटकथा के अधिकार किसके पास थे, तो शेक्सपियर के समय में जो नाटक पटकथा थेटिकल स्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं, इसके जो अधिकार होते थे वो किसके पास होते थे, जो एक्टिंग कंपनी होती थी, डी एक्टिंग कंपनी के पास हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन शेक्सपियर्स टाइम द एक्टिंग कंपनी ओन द राइट्स टू अ थेटिकल स्क्रिप्ट। तो अब समझ में आ गया होगा कि शेक्सपियर के समय में अभिनय कंपनी के पास ही नाटक पटकथा के अधिकार हुआ करते थे दोस्तों। अगला 165 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्गूमेंट एंड रिमार्क। अगर तुम इस आर्गूमेंट को या इस टिप्पणी को नहीं समझ सकते तो इट्स ग्रीक टू मी। क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, ग्रीक है। यू आर कोटिंग, तुम किसको, क्योंकि ये ग्रीक भाषा समझते नहीं थे तो आप किसको कोट कर रहे हो यहाँ पे, हम यहाँ पर किसको कोट कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर को कोट कर रहे हैं। और ज़रा इसके बारे में थोड़ा प्यार से समझ लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये जो रिमार्क है वो कहाँ से लिया गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई जूलियस सीजर है वहाँ से इसको लिया गया है। एक चीज़ और नोट कर लो, जूलियस सीजर 1599 में आई और ये जो रिमार्क है वो स्पोकन बाय कैस्का, किसके द्वारा, कैस्का के द्वारा बोला गया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन किंग लियर में फॉर व्हाट रीजन डज केंट अज्यूम अ डिस्गाइज। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस कारण किंग लियर में जो केंट नाम का कैरेक्टर होता है वो अपना भेष बदल लेता है। तो वो इसलिए बदल लेता है जिससे कि कंटिन्यू टू सर्व लियर, जिससे कि उसके जो राजा थे लियर उनकी सेवा फिर से कंटिन्यू कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि लियर ने केंट को क्या कर दिया था, निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था। ठीक है, बैनिश कर दिया था उसको और वो भेष बदल करके फिर से अपने राजा की सेवा में लग जाता है। तो इसीलिए ये जो केंट होता है वो अज्यूम अ डिस्गाइज, अपने आप का भेष बदल लेता है दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन, लेयर की सेवा जारी रखने के लिए। और जबकि दूसरी तरफ क्या था, लेयर ने उसे वहाँ से निकाल दिया, बैनिश कर दिया था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, कैंट अज्यूम अ डिस्गाइज टू कंटिन्यू सर्व लेयर दो लेयर हैज बैनिश्ड हिम, जबकि लेयर ने उसको क्या कर दिया, बैनिश कर दिया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखो कितनी बार पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर नरेटिव पोएम, विलियम शेक्सपियर की नरेटिव पोएम कौन सी है, वीनस एंड एडोनिस है। वीनस एंड एडोनिस किसके द्वारा लिखी गई, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई, 1593 में इसको लिखी गई। और ये क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। वीनस एंड एडोनिस ये भी 2021 के टीजीटी में भी पूछा गया था कि वीनस एंड एडोनिस इज नोन एज फर्स्ट आयर ऑफ इन्वेंशन। और ये खुद विलियम शेक्सपियर ने ही अपने वर्क के बारे में कहा था। और ये जो पोएम है ना वो 6 लाइन स्टेंजा में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 168 नंबर पे, डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स। जो डॉक्टर जॉनसन होते हैं वो डिफेंड करते हैं शेक्सपियर को वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ, कौन से आधार, तो किस आधार पर, द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, पुनर्निर्माण, और एबिलिटी यानी कि क्षमता, मतलब जो रीडर्स होते हैं, जो पाठक होते हैं, पाठक की पुनर्निर्माण करने की क्षमता के आधार पर डॉक्टर जॉनसन जो है वो डिफेंड करते हैं शेक्सपियर के वायलेशन ऑफ द यूनिटीज। ठीक है, अगला,
तो उन्होंने देखो यहाँ पर वही बात सीधे सीधे डायरेक्टली लिख दी है। डॉक्टर जॉनसन पाठक की क्षमता के आधार पर शेक्सपियर की जो वायलेशन ऑफ यूनिटीज है उसका बचाव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि सर टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रयू अगीचिक, ये दो कैरेक्टर के नाम है, एक सर टॉबी बेल्च है और दूसरा सर एंड्रयू अग्यूचिक है। आर फेमस कैरेक्टर इन, ये काय के फेमस कैरेक्टर हैं? तो दोस्तों ये दिखाए जाते हैं ट्वेल्थ नाइट में। किसमें? विलियम शेक्सपियर की जो ट्वेल्थ नाइट है उसके कैरेक्टर ये दिखाए जाते हैं। अब है क्या कि ये बिलीव किया जाता है कि ये जो ट्वेल्थ नाइट है वो कब 1600 के आसपास में इसको लिखा गया है। सर टॉबी बेल्च ये कौन है? ओलिविया के अंकल दिखाए जाते हैं। और जो सर एंड्रयू अगीचिक होते हैं ये एक रिच मैन होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, जिनको सर टॉबी बेल्च इसलिए लेकर आते हैं कि वो ओलिविया से उसकी शादी करवाएंगे। 170 नंबर पे अगर हम बात करें तो इन एज यू लाइक इट, अगर हम एज यू लाइक इट की बात करते हैं तो हु सेड टू हुम, कौन कहता है और किससे कहता है? दी फॉलोइंग, क्या? ऑल दी वर्ल्ड इज अ स्टेज, की पूरी दुनिया एक रंगमंच है। तो देखो कौन कहता है दोस्तों? ये कहता है जो मलंकलिक लॉर्ड होता है जैकस, वो कहता है। और किससे कहता है? ड्यूक सीनियर से कहता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से समझ सकते हो। देखो कितनी बार पूछा गया है, तो हमें इसके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से पढ़ना है। ऑल दी वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। ये फ्रेज डेट बिगिन अ मोनोलॉग फ्रॉम विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट, स्पोकन बाई, ये जो लाइनें हैं वो किसके द्वारा बोली जाती हैं? मलंकलिक लॉर्ड जैकस के द्वारा बोली जाती हैं। कौन से एक्ट में? एक्ट सेकेंड होता है और सीन 7 होता है। तो एक्ट 2 और सीन 7 में इनको बोला जाता है। इस स्पीच में तुलना की जाती है कि ये जो दुनिया है वो क्या है? एक स्टेज है और जीवन क्या है? वो एक नाटक है। इसके बाद में जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि हम इस दुनिया में जब आए हैं तो भगवान ने हमको अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए दे दिया गया है। ये दुनिया एक रंगमंच है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग प्रकार के रोल दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं दी जाती हैं। जिस भूमिका में जो आता है अच्छे से अपने रोल को निभाता है और इस दुनिया से विदा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करा गया है कि कैटलॉग किया गया है दी 7 स्टेजेस को ऑफ मैंस लाइफ, जो आदमी के जीवन है उसको 7 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 7 एजेज ऑफ मैन कौन कौन सी हैं जरा समझ लो। पहला है इन्फेंट, दूसरा स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, इसके बाद में जस्टिस, पेंटालोन एंड ओल्ड एज, फेसिंग इमिनेंट डेथ, और लास्ट में व्यक्ति की मृत्यु तो होना ही है, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा भी। अगला क्वेश्चन 171 नंबर पे इन जूलियस सीजर, अगर हम जूलियस सीजर की बात करते हैं तो आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज बाय पोर्सिया, तो वो क्या करता है? कमिट सुसाइड कर लेती है। जो पोर्सिया होती है ब्रूटस की पत्नी जूलियस सीजर में, वो क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है। यानी कि और कैसे सुसाइड कर लेती है? गरम गरम जो कोयला होता है वो निगल लेती है। तो सॉलोइंग अ हॉट कोल, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो गरम कोयले को निगल लेने की वजह से जो वाइफ होती है ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, वो सुसाइड कर लेती है। अगला क्वेश्चन है किल क्लाउडियो, क्लाउडियो को मार दो। हु मेड दिस डिमांड, ये डिमांड कौन करता है? इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में इस डिमांड को किया जाता है कि क्लाउडियो को मार दो? तो एक्चुअली होता क्या है, जो बियर्टिस नाम की एक कैरेक्टर होती है मच अडो अबाउट नथिंग में, तो वो इस डिमांड को करती है कि जाओ और क्लाउडियो को मार दो। अब करती किससे है? बियर्टिस जो है वो किससे? बेनेडिक्ट से करती है। तो जरा समझोगे, इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे अच्छा समझ आ जाएगा। किल क्लाउडियो, दिस डिमांड वाज मेड बाय बियर्टिस इन मच अडो अबाउट नथिंग। एक्ट 5वां होता है, सीन 1 होता है। इन दिस सीन बियर्टिस एंड बेनेडिक्ट प्रोक्लेम करते हैं, प्रोक्लेम का मतलब होता है दावा करते हैं, देयर लव फॉर ईच अदर वन अनदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रेम को दावा करते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बेनेडिक्ट यहाँ तक कि ये भी बोलता है बेनेडिक्ट
देन आस्क हाउ टू प्रूव कि वो कैसे सिद्ध करे हिज लव फॉर बेयरटिस, बेयरटिस के प्रति अपने प्यार को वो कैसे सिद्ध करे, हमें बताओ, जो तुम कहोगी वो हम करेंगे अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए। तब देखो बेयरटिस क्या कहती है, सी आस्क हिम, यानी कि बेयरटिस बेनेडिक्ट को कहती है कि जाओ और किल क्लाउडियो, क्लाउडियो को मार दो, अगर तुम क्लाउडियो को मार देते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझे सच्चा प्रेम करते हो। शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ इन हिज सोनेट, विलियम शेक्सपियर जो अपने सोनेट लिखते थे उन सभी सोनेट्स की थीम क्या होती थी, यानी कि सोनेट किस विषय वस्तु पर आधारित लिखा करते थे। जितने भी उन्होंने 154 सोनेट लिखे, ज़्यादातर सोनेट्स की थीम उनकी क्या होती थी, लव, ब्यूटी, यानी कि उनके जो सोनेट होते थे वो प्यार पर आधारित होते थे, सुंदरता का जिक्र होता था, टाइम एंड लॉयल्टी, इन सभी चीज़ों का जिक्र दिखाया जाता था। विलियम शेक्सपियर के सोनेट 1 से लेकर के 126 तक के सोनेट जो एड्रेस किए गए हैं वो एक यंग मैन हेनरी रॉयल्सले कह सकते हो या विलियम हार्वर्ड, उन्हीं का नाम है, उनको एड्रेस किए गए हैं। और इसके बाद 127 से लेकर के 152 तक के सोनेट जो हैं वो एक वुमेन है, डार्क लेडी जिसे कहते हैं मैरी फिटोन, ठीक है, उसके लिए एड्रेस किए गए हैं। और लास्ट के 2 सोनेट जो हैं वो लव गॉड कोपिड होते हैं उनके लिए, ठीक है, 153 और 154 नंबर का सोनेट। अगला यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध, बिटवीन बीच में, डिजायर ऑफ वेनिजेंस एंड वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, इन दो चीज़ों के बीच में, कौन कौन सी दो चीज़, पहले नंबर डिजायर फॉर वेनिजेंस और दूसरा वॉइस ऑफ कॉन्सेंस यानी कि अंतरात्मा की आवाज़, ये दो चीज़ों के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट, विरोध, लीड्स मीन्स ले जाता है, टू द डाउनफॉल, पतन की ओर ले जाता है, ऑफ द ट्रेजिक प्रोटोगनिस्ट, जो ट्रेजिक हीरो होता है उसको पतन की ओर ले जाता है इन शेक्सपियर्स, कौन से, हैमलेट, कौन सी की बात करेंगे, हैमलेट। मतलब ये हुआ इच्छा और इच्छा के बीच संघर्ष का प्रतिशोध या अंतरात्मा की आवाज़, ये दो चीज़ें शेक्सपियर के जो ट्रेजिक हीरो होता है उसके पतन का कारण बनती हैं, तो हैमलेट कह सकते हो। कौन होगा, हैमलेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, हैमलेट कब लिखा गया ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1601 में, और इसकी सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है, किंगडम ऑफ डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन द टेम्पेस्ट प्रैस्पेरो, टेम्पेस्ट नामक प्ले में जो प्रैस्पेरो नाम का हीरो होता है, कैरेक्टर होता है, वो फ्री, स्वतंत्र करा लेता है किसको, एरियल को, और किससे स्वतंत्र करा लेता है, फ्रॉम द बिच, एक चुड़ैल होती है साइकोरेक्स, उससे। एक्चुअली प्रैस्पेरो के उस आइलैंड पे पहुंचने से पहले एरियल किसके चुंगल में फंसा हुआ होता है, वहाँ की जो शासिका बिच चुड़ैल साइकोरेक्स होती है उसके चुंगल में फंसा हुआ होता है। तो जैसे प्रैस्पेरो वहाँ पहुँचता है तो प्रैस्पेरो उस चुड़ैल से उस एरियल को छुड़ा लेता है। आगे क्या होता है कि बट लेकिन हैज इंस्लेब्ड, लेकिन वो गुलाम बना लेता है, इंस्लेब, किसको गुलाम बना लेता है, इस साइकोरेक्स का बेटा होता है कैलिवन, उसको गुलाम बना लेता है। तो क्या कहा गया है जरा समझ लो। टेम्पेस्ट प्ले में प्रैस्पेरो एरियल को तो फ्री कराता है साइकोरेक्स से, और साथ ही साथ क्या करता है कि जो साइकोरेक्स का बेटा होता है उसको, जिसका नाम कैलिवन होता है, उसको क्या करता है, गुलाम बना लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि 176 नंबर पे, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर के अलावा जो है उस रोमन एम्पायर का तीसरा शासक कौन होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ ट्रायम्विरेट, ट्रायम्विरेट का मतलब होता है त्रिदेव, ठीक है, तीसरा शासक कौन होता है, विच रूल्ड, जिसने रूल किया हो, शासन किया हो रोमन एम्पायर पर, इन द प्ले एंटनी और क्लेयोपेट्रा में। जो एंटनी और क्लेयोपेट्रा नामक प्ले है उसमें त्रिदेव दिखाए जाते हैं, 3 रोमन एम्पायर दिखाए जाते हैं जिन्होंने 3 ट्रायम्विरेट दिखाए जाते हैं जिन्होंने रोमन एम्पायर पर क्या किया था, शासन किया था। तो 2 के तो नाम आपको क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, एक मार्क एंटोनी, दूसरा ऑक्टेवियस सीजर, तीसरे का नाम दोस्तों बताना है तो वो लिपिडस था। इन तीनों ने ही क्या करा था कि रोमन एम्पायर पर
एंटनी और क्लोपेट्रा नामक प्ले में शासन किया था। तो वो तीनों समझ में आ गए, मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस। 177 नंबर की बात करें, वेयर वाज हैमलेट स्टडिंग। जो हैमलेट होता है वो कहाँ अध्ययन कर रहा होता है? व्हेन ही वाज समबन्ड, जब उसे बुलाया जाता है टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु पर। जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती तो अपनी पिता की मृत्यु पर जब उसको हैमलेट को बुलाया जाता है तो उस समय हैमलेट कहाँ पढ़ रहा होता है? तो जर्मनी में दोस्तों। कहाँ होता है उस समय? जर्मनी में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रिंस हैमलेट इज डिप्रेस्ड हैविंग बीन समवन होम टू डेनमार्क फ्रॉम स्कूल इन जर्मनी। ठीक है, जब वो अपने पिता के फ्यूनरल पर आते हैं उस समय वो कहाँ? जर्मनी में अध्ययन कर रहे होते हैं। ही वॉज शॉक्ड, और ये देख करके वो शॉक हो जाते हैं टू फाइंड हिज मदर, कि उनकी जो माता गर्ट्रूड हैं ऑलरेडी रीमैरिड, कि अभी तो हमारे पिता की मृत्यु को बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजरा, यहाँ हमारी माता गर्ट्रूड ने हमारे चाचा अंकल क्लाउडियस से शादी कर ली इतनी जल्दी। किंग क्वीन हैज़ बेड हैमलेट्स अंकल क्लाउडियो, और जो क्वीन थी, क्वीन गर्ट्रूड, वो बेडिंग कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं हम हैमलेट के चाचा क्लाउडियस से, जो कि फिर जो कौन होते हैं? किंग क्लाउडियस कौन होते हैं? जो ओल्ड हैमलेट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो डेड हो जाते हैं, डेड किंग, उनके भाई दिखाए जाते हैं, तभी तो हैमलेट के कौन हुए? चाचा हुए। यानी कि गर्ट्रूड अपनी देवर से शादी कर लेती है, ये समझ लो। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, अगर हम शेक्सपियर के मैकबेथ की बात करें तो हु इज रॉस? रॉस कौन है? रेफरिंग, जिसको रेफर किया गया व्हेन ही यूजेज द डिस्क्रिप्शन। ये जो रॉस नाम का कैरेक्टर होता है वो मैकबेथ को ये बेलोनाज ब्राइड ग्रूम कह करके क्या करता है? रेफर करता है। तो क्यों, किसको रेफर करता है? मैकबेथ को। किसको? मैकबेथ को बोलता है। तो शेक्सपियर्स के मैकबेथ में बेलोनास वाज दी रोमन गॉडेस। बेलोना कौन है? वो एक रोमन गॉडेस ऑफ वार कहलाती हैं, यानी कि युद्ध की देवी कहलाती हैं। युद्ध की देवी को कहा जाता है? बेलोना। हेयर द थेन ऑफ रॉस प्रेजेज, जो थेन ऑफ रॉस होते हैं वो प्रशंसा करते हुए मैकबेथ की कहते हैं अनसरपास्ड स्किल ऑन द बैटल फील्ड, रेफरिंग टू हिम एज। और तभी जो रॉस होते हैं वो मैकबेथ को बेलोनाज ब्राइड ग्रूम कह करके संबोधित करते हैं उनकी प्रशंसा में। बाद होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेज योर सेल्फ, वॉट होप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट द प्ले मैकबेथ। इसमें जो लेडी मैकबेथ होती हैं वो किसके बारे में बातचीत कर रही होती हैं? तो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ होती हैं वो बातचीत कर रही हैं टू बी किंग हेयर आफ्टर, कि इसके बाद तुम ही इस स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, डेनमार्क। यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि बाद दी होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ। ये जो उसकी पत्नी होती है मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ, वो क्वेश्चन करती है मैकबेथ से कि कहीं वो डर तो नहीं गया। टू बी दी पर्सन ही विशेष, जो व्यक्ति वो बनना चाहता है। और क्या बनने की इच्छा है मैकबेथ की? इस समय राजा बनने की इच्छा है। तो इस काम को लेकर के वो डर तो नहीं गया। एंड टू डू द थिंग ही विशेष टू डू, और वो जिस काम को करने चाहता है वो काम करने से तो नहीं डर रहा है। तो ये काम कह रहा है, वो सवाल यही कर रही है कि वह व्यक्ति बनने से, मैकबेथ वह व्यक्ति बनने से डरता है जो वह बनना चाहता है, यानी कि वो राजा बनना चाहता है। दूसरा, वह काम करने से डरता है जो वह करना चाहता है। और काम क्या करना चाहता है? अभी राजा किंग डंकन की हत्या करना चाहता है, लेकिन हत्या करने से डर भी रहा। तो इस तरीके से वो यहाँ पे कटाक्ष करती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। तो विलियम शेक्सपियर का जो एज यू लाइक इट है, इनमें से कौन सा सॉन्ग नहीं? अंडर द ग्रीन वुड ट्री ए सॉन्ग है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड ए भी सॉन्ग है, व्हाट शैल ही हैव डैड किल्ड द डियर ए भी, तीनों सॉन्ग हैं ऊपर के, लेकिन ये वाला सॉन्ग नहीं है दोस्तों, डी कोई भी सॉन्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 181 नंबर पे, हु इज इट इन एज यू लाइक इट डेट ट्यूटर्स ऑर्लैंडो, जो ऑर्लैंडो को सिखाता है हाउ टू बी अ बेटर लवर, कि तुम एक अच्छे लवर कैसे बन सकते हो। तो कौन होती है? तो वो गायनामीड होती है।
जो कि अभी बदले हुए भेष में है, पेज बॉय के रूप में है गायनामीड। गायनामीड एज यू लाइक इट में ऑर्लैंडो को सिखाती है कि तुम बेटर लवर कैसे बन सकते हो। एज यू लाइक है क्या, ये एक कॉमेडी है, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और 1599 के आसपास इसको लिखा गया है। फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश हुआ। और किसके द्वारा ये फर्स्ट फोलियो पब्लिश कराया गया था, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा पब्लिश कराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये एक मोनोलॉग है कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है। द लास्ट सीन डिपिक्टेड इज, लास्ट सीन में किसको डिपिक्ट किया गया है दोस्तों, तो द सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन को डिपिक्ट किया गया है। इट इज़ अ फ्रेज जो कि मोनोलॉग स्पोकन बाय मलंकलिक जैकस के द्वारा बोला जाता है। एक्ट ध्यान रखना सेकेंड है और सीन सेवेंथ है। इस तुलना में ये सब बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो छोड़ो आगे बढ़ो सीधे। द लास्ट प्रोफेसी, अंतिम आपको भविष्यवाणी बतानी है। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, आप द विचित चुड़ैलों की। फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न, कि महिला से जन्मा व्यक्ति कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। सेल हार्म मैकबेथ, मैकबेथ को किसी तरीके की कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट, तो मैकडफ कौन होता है, मैकडफ। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न सेल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड, ये भी फुलफिल हो जाती है जब मैकबेथ फाइट कर रहा होता है मैकडफ से। क्योंकि मैकडफ जो होता है वो बाई सेजेरियन सेक्शन यानी कि सेजेरियन चाइल्ड होता है और इसीलिए वो अपनी माँ के नेचुरली ढंग से पैदा नहीं होता। तो मैकबेथ कुड बी किल्ड ओनली बाय अ मैन बॉर्न ऑफ वुमेन एज प्रोमिस्ड बाय विचेस। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 184 नंबर पे, देयर इज नन बट ही हुज बीइंग टू बी डियर फेयर, हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट ऑफ बीइंग फेयर फुल ऑफ। मतलब ये है कि उसके सिवा कोई नहीं जिसके अस्तित्व से मैं डरता हूँ, उसके सिवा से मतलब ये देयर इज़ नन बट ही, यानी कि वो भी नहीं। बल्कि यहाँ पर क्या होता है, बिचिज के द्वारा प्रोफेसी की जाती है कि इसके मैकबेथ के बाद जो बैंको है, बैंको के बेटा जो हैं यहाँ के राजा बनेंगे। तो वो मैकबेथ इस बात को लेकर के बड़ा डर रहा है कि मेरे बाद जो है वो बैंको के बेटा जो हैं वो क्या बना दिए जाएंगे, यहाँ के राजा बना दिए जाएंगे। हु इज़ द पर्सन मैकबेथ एडमिट टू बीइंग फियरफुल ऑफ, तो वो किससे डर रहा है, बैंको से डर रहा है। किससे, बैंको से। ध्यान बनाए रखना, देयर इज नन बट ही हु इज बीइंग आई डू फेयर द लाइन मैकबेथ एडमिट टू बीइंग फियरफुल ऑफ बैंको। ओके, एज द Personia increases, Macbeth becomes very anxious about Banquo as the witches told him, क्योंकि witches ने उसको बताया था कि उसके बेटा विल बिकम किंग्स, वो राजा बनेंगे तुम्हारे के बाद। इन दिस soliloquy Macbeth reveals his fundamental senses of insecurity। और ये लाइन जो है एक्ट थर्ड और सीन 1 में नज़र आती है मैकबेथ प्ले की, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक थीम ऑफ टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट की बेसिक थीम दोस्तों क्या है, तो जो टेम्पेस्ट प्ले है उसकी बेसिक थीम दिखाई जाती है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। क्या दिखाई जाती है, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। टेम्पेस्ट की बात करें तो ये 1610 से 11 के बीच में इसको लिखा गया है। और क्रिश्चियन वैल्यू फॉरगिवनेस इज एंड फ्रीडम इज द बेसिक थीम ऑफ दिस प्ले। इस प्ले की बेसिक थीम ही क्या है, फॉरगिवनेस और फ्रीडम है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु सफ़र्स फ्रॉम सेल्फ लव इन ट्वेल्थ नाइट। जो ट्वेल्थ नाइट प्ले होता है उसमें सेल्फ लव से कौन सफ़र करता है, तो मालवोलियो सफ़र करता है। कौन दोस्तों, मालवोलियो। मालवोलियो इज अ कैरेक्टर ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर है मालवोलियो, जो कि सेल्फ लव से क्या करता है, सफ़र करता है। और ये सोचता है कि माई लेडी लव्स मी, यानी कि जो महिला है मेरी वो मुझे प्यार करती है। ओलिविया के बारे में ये सोच रहा है। अगला, ऑल एज बट ट्वाइस रिनाउंस एंड ग्रेस इज डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन, द मेयर लेस इज लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू ब्रैग ऑफ। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द अबव लाइन अपीयर
ये एक्चुअली मैकबेथ की लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। किसकी लाइनें हैं? मैकबेथ की दोस्तों। अब मैकबेथ क्या करता है, यहाँ पे राजा डंकन की हत्या कर देता है और कहता है ऑल इज बट ट्वाइस, है तो अब इस दुनिया में मेरे पास सब कुछ, लेकिन अब वो मात्र खिलौने मात्र है। मतलब ये है कि राजा डंकन की मृत्यु के साथ जीवन का सार सब कुछ चला गया, केवल बेकार अवशेष चीज़ें रह गई हैं। यानी कि मैकबेथ अब इस मेटाफर के रूप में वो व्यक्त करने के लिए कहता है कि जो कुछ बचा है वह सिर्फ खालीपन है, जीवन का एक खोखलापन है, बस यही आभास रह गया मेरे पास। क्योंकि वह दुख का दिखावा करता है और अपने कार्यों पर भी विचार करता है। ये इन लाइनों में वो कह रहा है। कौन कह रहा है? मैकबेथ कह रहा है दोस्तों। कौन कह रहा है? मैकबेथ। अगला, और ये एक्ट कौन सा है? एक्ट सेकंड है, सीन भी सेकंड है। अगला क्वेश्चन क्या है? थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन दी अबव। अब इस ये भी हमारा जीआईसी में पूछा गया है, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, ये किसके द्वारा बोला जाता है? ये भी मैकबेथ के द्वारा दोस्तों बोला जाता है, मैकबेथ प्ले में। यहाँ पर लेडी मैकबेथ कहती हैं थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, मतलब जिन चीज़ों का कोई उपाय नहीं है उन्हें बिना किसी परवाह किए किया जाना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। एक्चुअली है क्या कि लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तथ्य को कोई नहीं बदल सकता कि उसने राजा डंकन की हत्या की है, कि तुमने अब तो राजा डंकन की हत्या कर दी है। वह उससे और आगे कहती हैं कि उसे अपने कार्यों को स्वीकार करने और आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है। अब पछताने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे जो हो गया सो हो गया। तुमने राजा डंकन की हत्या कर दी तो कर दी, अब ज़्यादा मत पछताओ, आगे बढ़ो। तो किसके द्वारा? दी अबव लाइन्स आर फ्रॉम द प्ले, कौन से प्ले किए हैं? तो मैकबेथ प्ले किए हैं, बस इतना पूछा गया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसी में जो थोड़ा समझ लो, ये एक्ट थर्ड और सीन सेकंड की कहानी है। लेडी मैकबेथ के द्वारा इन लाइनों को बोला जाता है, मैकबेथ प्ले में बोला जाता है। इट इज़ अ फेमस ड्रामेटिक सक्सेस बाई एलियट, और एलियट के द्वारा इसी मैकबेथ को ड्रामेटिक सक्सेस बोला गया था। हु इज कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर, किसने हैमलेट को ड्रामेटिक फेलियर कहा? तो वो भी टी एस एलियट थे। टी एस एलियट ने ही हैमलेट को ड्रामेटिक फेलियर बोला और मैकबेथ को ड्रामेटिक सक्सेस बोला। ठीक है, तो दोनों ही, टी एस एलियट इसका भी होगा। 190 पर देख लीजिएगा, द लाइन द लोनेटिक, लोनेटिक का मतलब होता है पागल, द लवर का मतलब प्रेमी, एंड द पोइट का मतलब कवि, आर द आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल, ऑल का मतलब इन तीनों की बात कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये हुआ पागल, प्रेमी और कवि कल्पना के सभी कॉम्पैक्ट हैं, ये किसने कहा? तो विलियम शेक्सपियर का नाटक मिडसमर नाइट ड्रीम में कौन होता है? थियसिस होता है। ठीक है, थियसिस के द्वारा ये बोला जाता है। थियसिस कहता है, ये टिप्पणी करता है कि प्रेम और कल्पना एक जैसे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि पागल, प्रेमी और कवि सभी कल्पना से ही जुड़े हुए हैं। ये क्या है? एक्ट नंबर 5 में इन लाइनों को और सीन नंबर 1 में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाल्स्टाफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर, जो फाल्स्टाफ नाम का कैरेक्टर है वो विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? तो ये हेनरी फोर्थ में दिखाया जाता है दोस्तों, एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है जो कि विलियम शेक्सपियर के 3 प्लेज में नज़र आता है। ठीक है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इसके बाद मिडसमर नाइट ड्रीम में, सॉरी मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में ये एक कॉमिक फिगर के रूप में नज़र आता है। ठीक है, शेक्सपियर रोड नियरली 40 प्लेज, विलियम शेक्सपियर ने लगभग 40 नाटक लिखे ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपने जीवन में। दीज प्लेज कैन डिवाइडेड इनटू, और ये प्लेज जो है डिवाइड किए गए इनटू 4 टाइप्स, 4 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया। कौन कौन से 4 टाइप थे? वो 4 प्रकार कौन कौन से थे जिसमें विलियम शेक्सपियर के 40 नाटकों को डिवाइड किया गया? पहला ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री और रोमांस में। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विलियम शेक्सपियर का किंग लियर क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, रोमांस है। तो किंग लियर तो हमारा क्या है? ट्रेजेडी है। मच एडो अबाउट नथिंग क्या है? तो मच एडो अबाउट नथिंग जो है वो इनका क्या है? एक कॉमेडी है। जूलियस सीजर क्या है? हिस्ट्री है।
टेम्पेस्ट क्या है, रोमांस है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का बी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। किंग लियर क्या है, ट्रेजेडी है। मच अडो अबाउट नथिंग क्या है, कॉमेडी है। जूलियस सीजर क्या है, हिस्टोरिकल प्ले, जैसे हम रोमन प्ले की कैटेगरी में भी रखते हैं। टेम्पेस्ट क्या है, ड्रामेटिक रोमांस है। ये सभी किसके द्वारा लिखे गए, विलियम शेक्सपियर के। 193 नंबर क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी लाइन बोली गई, अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो, यानी कि एक सपना खुद एक छाया मात्र है। ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है, हैमलेट प्ले में। तो ये हैमलेट के द्वारा बोली जाती है दोस्तों, किसके द्वारा, हैमलेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई। पहला कैरेक्टर कौन होता है टू डाई, मरने वाला, इन विलियम शेक्सपियर प्ले हैमलेट। जो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट प्ले होता है उसमें सबसे पहले मृत्यु किसकी होती है, तो ओफेलिया के पिताजी होते हैं जिनका नाम पोलेनियस होता है। क्या नाम होता है, पोलेनियस। पोलेनियस जो कि ओफेलिया के पिताजी होते हैं। और ओफेलिया किसकी बिलव दिखाई जाती है, हैमलेट की बिलव दिखाई जाती है। सबसे पहले हैमलेट प्ले में मरते हैं, तो हैमलेट प्ले में सबसे पहले मरने वाला व्यक्ति कौन है, पोलेनियस है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रिंस हैमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटोगोनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले हैमलेट। यानी कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है उसमें जो टाइटल कैरेक्टर है, यानी कि इस प्ले के नाम पर उस कैरेक्टर का नाम भी प्रिंस हैमलेट डला है। ही इज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वह जो है वो कौन से देश का प्रिंस है, तो प्रिंस ऑफ डेनमार्क दिखाए जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रिंस ऑफ डेनमार्क दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है टू बी आर नॉट टू बी, डेट इज द क्वेश्चन। यानी कि टू बी आर नॉट टू बी, प्रश्न यह है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। एक्चुअली हैमलेट इसमें कहाँ दुविधा में है, डिलेमा में है। वो कहते हैं कि क्या उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए या मर करके उन्हें अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। हैमलेट मंच पर यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और अपने उद्देश्य और जीवन के बारे में सवाल पूछ रहा है। ये एक्चुअली जो ननरी सीन होता है, ननरी सीन में हैमलेट द्वारा दिया गया एक स्पीच है दोस्तों, ठीक है। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से मैंने एक बार रिपीट कर दिया है। ये एक्ट नंबर 3 और सीन नंबर 1 में इसको बोला गया है, इस कोटेशन को दोस्तों। किसके द्वारा बोला जाता है, अच्छा ये टिक नहीं किया, हैमलेट के द्वारा इसको बोला जाता है। टू बी आर नॉट टू बी, डेट इज द क्वेश्चन। एक्ट कौन सा होता है हमारा, 3 होता है और सीन 1 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फ्रॉम फेरिस्ट क्रिएचर बी डिजायर इंक्रीज। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन है वो एक सोनेट की है। सोनेट नंबर 1, विलियम शेक्सपियर ने जो 154 सोनेट लिखे उसमें जो सबसे पहला सोनेट है, उस सबसे पहले सोनेट की दोस्तों ये लाइन है। कौन सी, यही कि फ्रॉम फेरेस्ट क्रिएचर we desire increase. Shakespeare uses the first 4 lines to set up his main ideas for the poem. Each of the line take up one particular idea. What does the, वो आइडिया कौन सा लाइन डिस्कस करना है आपको। एक्चुअली कभी कह रहा है फेयर यू से कि मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम बच्चे पैदा करो। वो ऐसी उम्मीद विलियम शेक्सपियर क्यों कर रहे हैं कि तुम बच्चे पैदा करो जो तुम्हारी तरह होंगे और इस तरह तुम्हारी जो ब्यूटी है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इस तरीके से, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन टू ह्यूमंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 198 नंबर पे है, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा सबसे लास्ट सोनेट दोस्तों कौन सा है, तो लव गॉड के लिए किया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, हो जाएगा द लिटिल लव गॉड लेइंग वंस अस्लीप, ठीक है, लास्ट सोनेट होता है। अगला 199 नंबर पे, द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ प्ले। यानी कि जो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट प्ले है वो कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले, तो वो ट्रेजेडी है। इनकी 4 ट्रेडिजी, अरे यार 4 ट्रेजेडी में से एक ये भी है क्या,
हैमलेट है ना, HOKM करके याद बनाए रखना, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। तो हैमलेट क्या है, एक ट्रेजेडी है। क्या है, ट्रेजेडी। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, ये हम बता ही चुके हैं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हु इज होरेसियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, यानी कि होरेसियो कौन है हैमलेट प्ले में जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो जो होरेसियो दिखाया जाता है वो कौन होता है, दोस्त दिखाया जाता है, क्लोज फ्रेंड दिखाया जाता है हैमलेट का। तो हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड दोस्तों। होरेसियो कौन है, होरेसियो इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रिंस हैमलेट इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है।